बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर आज हम नेशनल बुक फाउंडेशन की जो फिजिक्स की न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 1 है मेजरमेंट, उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है एस्टिमेट नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन ए लाइफ टाइम। हार्ट बीट्स लाइफ टाइम में कितने हो सकते हैं वो हमने कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन का मकसद ये है कि हमने एक ह्यूमन की लाइफ में कितने नंबर ऑफ हार्ट बीट्स हैं उनका एस्टिमेट लगाना है। तो मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस के लिए आप हमारा चैनल विजिट करें और इसको सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पर हर चैप्टर की जो पाकिस्तान के अंदर बुक्स पढ़ाई जाती हैं, जितने भी बोर्ड्स हैं, उनकी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन इस चैनल पर आपको मिलेंगे। तो एस्टिमेट लगाने के लिए सबसे पहले आपको हार्ट बीट मालूम होनी चाहिए। तो हम एवरेज के तौर पर 72 या 70 हार्ट बीट्स पर मिनट हम इसको कंसिडर करेंगे और यहां से हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर हमने क्या किया है कि 70 हार्ट बीट्स पर मिनट हमने एवरेज एस्टिमेट लेकर चलना है इसको। तो जो ह्यूमन हार्ट बीट है वो 70 हार्ट बीट्स पर मिनट है। इसको हम पर ईयर कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। पर मिनट है ना, 70 हार्ट बीट्स पर मिनट। 70 हार्ट बीट्स पर ईयर में कन्वर्ट करने के लिए मिनट्स को ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट्स को ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि 70 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 365 पर ईयर हो जाएगा। पर ईयर कैसे, क्या आपको क्या करना है कि ईयर एक साल में 365 दिन है, एक दिन में 24 घंटे हैं और एक घंटे में 60 मिनट हैं। तो ये ईयर से मिनट तक का जो है हमारे पास ड्यूरेशन, यानी कि मिनट ईयर्स को मिनट में कन्वर्ट करना या मिनट्स को ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या काम किया है कि 70 को 60 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 365 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये जो 70 हार्ट बीट्स पर मिनट थी वो इस वैल्यू की इक्वल आ जाएंगी हार्ट बीट्स पर ईयर में। तो पर मिनट वाली वैल्यू जब पर ईयर में कन्वर्ट होगी तो ये हो जाएगी 3679200 हार्ट बीट्स पर ईयर। ठीक है। तो हमने अब क्या करना है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में जब कन्वर्ट करते हैं तो ये 3.68 × 10⁷ हार्ट बीट्स पर ईयर आ जाता है, यानी कि एक साल में इतनी हार्ट बीट्स होंगी। तो अब क्वेश्चन में अगर लाइफ टाइम का पूछा गया है तो इस वैल्यू को जितनी भी लाइफ है, जितनी भी एज किसी पर्सन की गिवन है, जितनी ईयर्स गिवन है, उन ईयर से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन ए लाइफ टाइम आ जाएंगी। यहां पर जो है नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर ईयर कैलकुलेट की हैं। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 है डिटरमाइन द डायमेंशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। कुछ क्वांटिटीज गिवन हैं और इन क्वांटिटीज की डायमेंशंस कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है वो v²/ax है। एक क्वांटिटी गिवन है v²/ax और इसकी डायमेंशन कैलकुलेट करनी है। इसमें v वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और x डिस्टेंस है। डायमेंशंस वाले क्वेश्चन कैलकुलेट करने के लिए जो बेसिक डायमेंशंस हैं, लेंथ के लिए l, लेंथ या डिस्टेंस के लिए कैपिटल L, मास के लिए कैपिटल M और टाइम के लिए कैपिटल T, ये आपको मालूम होने चाहिए। तो वेलोसिटी डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। हम इसका जब डायमेंशन पुट करेंगे तो डिस्टेंस ओवर टाइम से मुराद ये है डिस्टेंस के लिए कैपिटल L और टाइम के लिए कैपिटल T, ये LT-1 इसका स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन। हमारे पास वेलोसिटी ओवर टाइम होता है, वेलोसिटी को हम फिर डिस्टेंस ओवर टाइम पुट करें तो ये डिस्टेंस बाय टाइम स्क्वायर आता है। डिस्टेंस बाय टाइम स्क्वायर का मतलब ये है कि LT-2 एक्सेलरेशन की डायमेंशन है। ये आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए। अगर किसी क्वांटिटी की डायमेंशन आपको डायरेक्टली याद नहीं है तो आप रफ में उसको बेस क्वांटिटीज में कन्वर्ट करके उसकी डायमेंशन लिख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन LT-2 और x डिस्टेंस है, इसकी डायमेंशन L आ गई। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये स्क्वायर ओपन होगा तो L²T-2 हो जाएगा और नीचे L⁻1 और L⁻1 ये L² और T⁻2 एज इट इज आ गया। तो ऊपर वाली डायमेंशन नीचे वाली डायमेंशन से कैंसिल हो जाती हैं। इसका मतलब ये है कि v²/ax की कोई डायमेंशन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो बी पार्ट है, ये क्वांटिटी गिवन है a p² / 2 की।
तो इसकी हम डायमेंशंस पुट करते हैं। एक्सेलरेशन की डायमेंशंस पहले की तरह LT-2 और t टाइम है तो टाइम कैपिटल T का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 जो है वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो इसकी जगह पर नो डायमेंशंस लिख दिया। t⁻⁻2 और t⁻+2 बेस सेम है, पावर z होके 0 हो जाएंगी, तो बाकी सिर्फ l रह जाएगा। ठीक है, तो at² डिवाइडेड बाय 2 की जो डायमेंशन है वो l है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3 है। इफ a इक्वल टू x² ओवर y² z, देन फाइंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन a। The percentage uncertainty in x, y and z are 1%, 1% and 2% respectively. कि ये एक इक्वेशन गिवन है a इक्वल टू x² ओवर y² इंटू z। इस इक्वेशन में x, y और z की परसेंटेज अनसर्टेनिटी गिवन है, लेकिन हमने एज ए होल जो इक्वेशन है इसका जो रिलेशन है उसमें a में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो कैलकुलेट करनी है। तो हम इसका डाटा नोट करते हैं। डाटा में हमारे पास हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ए कैलकुलेट करनी है, जबकि एक्स की परसेंटेज अनसर्टेनिटी 1%, वाई की 1% और जी के लिए 2% है। तो हम इसका स्टार्ट लेते हैं। हमें जो इक्वेशन गिवन है वो ए इक्वल टू x² ओवर y² इंटू जी है। अब इसकी मदद से जब हम अनसर्टेनिटीज पुट करने लगते हैं तो एक चीज आपको मैं बताता चलूं कि एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज ऐड हो जाती हैं, लेकिन जब बात की जाती है मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की, जैसा कि यहाँ पर आपके सामने है, तो यहाँ पे जो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज होती हैं वो ऐड होती हैं और साथ ही जो क्वोशंट होता है वो पहले आ जाता है। यानी कि इसको अगर हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ए फाइंड करना चाहें तो पावर पहले 2 पहले आ गया, x है यानी कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन x, प्लस डिवीजन हो रही है प्लस का साइन, चाहे मल्टीप्लिकेशन है चाहे डिवीजन है प्लस का साइन ही आएगा। फिर y का भी स्क्वायर है तो 2 पहले और y परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन y, फिर z इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके प्लस आ गया और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन z आ गई। तो वैल्यूज पुट करेंगे। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन a इक्वल आ जाता है 2 इंटू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन x 1% गिवन है, y के लिए 1% है, z के लिए 2% है। तो ये सिंप्लीफाई होकर 2% प्लस 2% प्लस 2% हो जाता है, यानी कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन a इक्वल आ जाएगी 6%। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4 है। ए स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस r एक्सपीरियंस अ रेजिस्टिव फोर्स F ड्यू टू द एयर एज इट मूव्स थ्रू द एयर एट स्पीड v। कि एक स्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस r है और उसको रेजिस्टिव फोर्स का सामना करना पड़ रहा है, वो रेजिस्टिव फोर्स ड्यू टू एयर है जब वो स्पीड v के साथ एयर में मूव करेगी। जो रेजिस्टिव फोर्स F है उसको एक इक्वेशन के जरिए से हमें बताया गया है कि F इक्वल है CRV के। इसमें R रेडियस है और V वेलोसिटी है। Where C is constant, by using dimensions derive the SI base unit of the constant C। तो डायमेंशंस का इस्तेमाल करते हुए हमने इस जो कांस्टेंट C है इसकी डायमेंशन बतानी है, इसका SI यूनिट बताना है। तो डाटा में हमें जस्ट एक इक्वेशन गिवन है F इक्वल टू CRV। इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। हमने डायमेंशन फाइंड करनी है C की, तो इस इक्वेशन में C को एक तरफ कर लेंगे और बाकी टर्म्स दूसरी साइड पे ले जाएंगे, यानी कि C इक्वल हो जाएगा F ओवर RV के। अब डायमेंशंस अगर पुट करें हम तो अप्लाइंग डायमेंशंस जब हम करते हैं तो C इक्वल हो जाएगा F, फोर्स की डायमेंशन MLT-2 होती है। F इक्वल टू MA है ना, तो M के लिए कैपिटल A और एक्सेलरेशन के लिए LT-2, तो ये फोर्स की डायमेंशन MLT-2 आ गई। R डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए हम L डायमेंशन यूज करते हैं। V वेलोसिटी, डिस्टेंस ओवर टाइम, तो LT-1। इनको सिंप्लीफाई करें तो ये MLT-2 डिवाइडेड बाय ये L से मल्टीप्लाई होके L स्क्वायर और ये T-1 हो जाएगा। तो C हमारे पास आ जाता है जब ये पावर L पावर 2 है, ऊपर 1 है, ये ऊपर जाएगा -2 होगा, तो -2 प्लस 1 ये -1 हो जाएगा। M एज इट इज आ गया था और -1 है, ये ऊपर जाके +1 होगा तो T-1 रह जाएगा, यानी कि C इक्वल आ गया ML-1 T-1। M मैस है, L लेंथ है, T टाइम है। मैस का यूनिट किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकंड। तो SI बेस यूनिट जो है C के लिए वो हो जाएगा मैस के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, यानी कि किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड हमारे पास
C का SI बेस यूनिट आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5 है, द प्रेशर P at a depth H in an incompressible fluid of density rho is given by P equal to rho GH। जो प्रेशर P है डेप्थ H पे एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में जिसकी डेंसिटी रो है वो हमें गिवन है P इक्वल टू रो GH, यानी कि ये प्रेशर इन ए लिक्विड का इक्वेशन हमें दी गई है P इक्वल टू रो GH, वेयर G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चेक होमोजेनिटी ऑफ दिस इक्वेशन। होमोजेनिटी चेक करनी है। होमोजेनिटी से मुराद ये है कि दोनों तरफ की जो डायमेंशंस हैं वो हमारे पास इक्वल होनी चाहिए। तो हम इसका स्टार्ट लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखें तो हमारे पास P है। P के लिए जो यूनिट ऑफ P है वो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होता है। डायमेंशंस हम एक कंसिडर कर सकते हैं। होमोजेनिटी का मतलब यह है, होमोजेनिटी ऑफ दिस इक्वेशन, कि या तो हम डायमेंशंस देख लें कि दोनों की डायमेंशंस इक्वल हों, या फिर दूसरा काम हम दोनों की अगर यूनिट लेफ्ट और राइट साइड का इक्वल कर देते हैं तो तब भी वैलिड होगा। तो प्रेशर का यूनिट हमारे पास न्यूटन पर स्क्वायर मीटर है, और राइट हैंड साइड अगर हम देखें तो वो हमारे पास रो GH है, और रो GH का जब हम यूनिट अप्लाई करते हैं तो रो डेंसिटी है, डेंसिटी का यूनिट किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और H हाइट है, इसका यूनिट मीटर आ गया। तो इनको हम कंबाइन करें तो किलोग्राम एज इट इज m⁻³ m और m है, तो हमने इसको किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर लिख दिया। ठीक है, अब ये किस वजह से लिखा कि इसमें से हमने न्यूटन बनाना है। पर मीटर स्क्वायर तो अलग हो जाएगा ना, वो बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि न्यूटन हमारे पास इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमने ये लिख दिया, और पर क्यूबिक मीटर और मीटर वो अलग ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू पावर -3 + 1 है -2 रह जाएगी, यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास न्यूटन बन जाएगा और पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड की जो इक्वेशन है या यूनिट है वो राइट हैंड साइड के यूनिट के इक्वल आ चुका है, और यूनिट का एक दूसरे के इक्वल आ जाने का मतलब ये होता है कि उनकी डायमेंशंस भी सेम होंगी। तो इससे हमें ये पता चला जो इक्वेशन हैं इनके यूनिट दोनों साइड पे पास्कल है या न्यूटन पर स्क्वायर मीटर है, तो इस वजह से ये इक्वेशन होमोजेनियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, एस्टिमेट दैट हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर इन ए बैक्टीरियम। हमने ये एस्टिमेट लगाना है कि कितने प्रोटॉन्स होते हैं बैक्टीरियम में। तो इसके लिए हमें प्रोटॉन्स के मामले में प्रोटॉन्स का नॉलेज होना जरूरी है और बैक्टीरियम का नॉलेज होना जरूरी है, यानी कि मास ऑफ टिपिकली बैक्टीरियम हमें मालूम होना चाहिए जो कि 10⁻⁻15 kg होता है, और जो मास ऑफ प्रोटॉन्स है वो हमें मालूम होना चाहिए जो कि 1.6 × 10⁻⁻27 kg होता है। हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी प्रोटॉन्स, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट करने हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट करने के लिए मास ऑफ बैक्टीरियम डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन आएगा। इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल हो जाएंगे। मास ऑफ बैक्टीरियम 10⁻⁻15 है, ये दोनों वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, ये आपको पेपर में गिवन नहीं होंगी। तो 10⁻⁻15 डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻⁻27 है, 1 डिवाइडेड बाय 1.6 करें तो ये 0.6 आ जाता है, इनटू ये बेस सेम है, पावर ऊपर जाएगी प्लस होगी, तो -15 + 27 ये 12 रह जाएगा। इसका मतलब ये है कि अप्रोक्सीमेटली 0.6 × 10⁻12 प्रोटॉन्स होंगे एक बैक्टीरियम में। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 7 है, एस्टिमेट दैट हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स डज इट टेक टू स्ट्रेच अक्रॉस द डायमीटर ऑफ ए सन। कि कितने हाइड्रोजन एटम्स रिक्वायर्ड होंगे सन के डायमीटर के अक्रॉस स्ट्रेच होने के लिए। यानी कि अगर सन का डायमीटर हमें मालूम है और हाइड्रोजन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन है तो हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स फाइंड कर सकते हैं। हमें क्या मालूम होना चाहिए, सन का डायमीटर, और सन का जो डायमीटर है वो अप्रोक्सीमेटली 1.39 × 10⁻9 मीटर होता है। साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम ये भी आपको मालूम होना चाहिए, और ये इक्वल होता है 10⁻−10 मीटर के। अब कितने हाइड्रोजन एटम्स इस सन के डायमीटर में ऑक्युपाई कर सकते हैं, तो वो
मेजर करने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सन डिवाइडेड बाय साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इक्वल टू सन का जो डायमीटर है वो पुट किया डिवाइडेड बाय साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम पुट किया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.39 इंटू 10 पावर 19 आ जाएगा। यानी कि जो सन का डायमीटर है उसमें अप्रोक्सीमेटली 1.39 इंटू 10 पावर 19 हाइड्रोजन एटम्स आ सकते हैं। इसके बाद लास्ट प्रॉब्लम है इस चैप्टर का, द करंट पासिंग थ्रू ए रेजिस्टर R इक्वल टू 13 प्लस माइनस 0.5 ओम इज I इक्वल टू 3 प्लस माइनस 0.1 एम्पेयर। यानी कि ये जो पहले वैल्यू गिवन होती है ये मेजर्ड वैल्यू होती है और प्लस माइनस के साथ जो वैल्यू गिवन होती है वो उसकी अनसर्टेनिटी होती है। तो ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस की अनसर्टेनिटी, करंट और करंट की अनसर्टेनिटी गिवन है। तो इसके साथ हमें 4 पार्ट्स सॉल्व करने हैं, A, B, C, D पार्ट हैं। तो पहले हम इसकी मदद से डाटा नोट कर लेते हैं कि जो डाटा है इसमें R हमें गिवन है 13 ओम और डेल्टा R से अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा R 0.5 ओम है। इसी तरह हमारे पास करंट I 3 एम्पेयर गिवन है और डेल्टा I 0.1 एम्पेयर गिवन है। तो इस स्टेटमेंट के साथ जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। पावर कितनी कंज्यूम होगी वो कैलकुलेट करनी है। तो पावर कंज्यूम करने के लिए पावर का हमारे पास फार्मूला है P इक्वल टू वी आई। उसमें हमें V नहीं गिवन तो V की जगह पे IR पुट करने से पावर का फार्मूला बन जाता है P इक्वल टू I स्क्वायर R। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, I की वैल्यू 3 है और R की वैल्यू 13 है, तो सिंप्लीफाई करने से पावर आ जाती है 117 वाट। इसी तरह जो B पार्ट इसका गिवन है, B पार्ट में पूछा गया है फाइंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टर। यानी कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ I जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ करंट यानी कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ I कैलकुलेट करनी है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी I में कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो है परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ I इक्वल टू अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%, डेल्टा I डिवाइडेड बाय I इनटू 100%। ये फार्मूला है। किसी भी क्वांटिटी में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने के लिए अनसर्टेनिटी इन दैट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। तो अनसर्टेनिटी ऑफ I इक्वल हो जाएगा, डेल्टा I की वैल्यू हमें गिवन है 0.1 डिवाइडेड बाय I की वैल्यू 3 गिवन है इनटू 100%। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ I इक्वल आ जाता है 3%। इसके बाद इसका जो C पार्ट है उसके लिए ये डाटा हमने एज इट इज नोट कर लिया और इसका हम C पार्ट देखते हैं कि C पार्ट में पूछा गया है फाइंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ द रेजिस्टेंस। परसेंटेज अनसर्टेनिटी रेजिस्टेंस की कैलकुलेट करने के लिए जिस तरह हमने B पार्ट सॉल्व किया था तो वही फार्मूला यूज करेंगे। परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ R इक्वल टू परसेंटेज डेल्टा R डिवाइडेड बाय R इनटू 100%, यानी कि अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ R इक्वल आ जाती है, डेल्टा R की वैल्यू 0.5 गिवन है और R की वैल्यू 13 गिवन है मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ R इक्वल आ जाती है 3.84% के। इसके बाद लास्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का D पार्ट है फाइंड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी अलग है और परसेंटेज अनसर्टेनिटी अलग है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से मुराद जो वैल्यू गिवन है डेल्टा R या डेल्टा I, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है और इनकी मदद से परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमने कैलकुलेट की थी। अब वो क्या कह रहा है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इलेक्ट्रिकल पावर के लिए कैलकुलेट करें। P इक्वल टू वी आई का फॉर्मूला यूज किया था उसके मुताबिक, P इक्वल टू I स्क्वायर R वाला। तो हमने डेल्टा P कैलकुलेट करना है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। पहले हम यही फार्मूला यूज करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ P इक्वल टू यानी कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास यहां पर यूज होगा I स्क्वायर R था फार्मूला। तो I स्क्वायर R का मुराद ये है कि I के ऊपर स्क्वायर है तो 2 पहले आ जाएगा, I की पावर 2 थी, 2 पहले आ गया। परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ I स्क्वायर R के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो दरमियान में प्लस का साइन आ गया
और फिर आर की जगह पे परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ आर आ गई। तो इसमें वैल्यूज पुट की, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ पी इक्वल आ जाएगा 2 इंटू अनसर्टेनिटी ऑफ आई कैलकुलेट की थी 3% और परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ आर कैलकुलेट किया 3.8%। इनको सिंप्लीफाई किया तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ पी 9.84% आ गई। अब इस परसेंटेज अनसर्टेनिटी की मदद से एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने के लिए हम यही वाला फार्मूला यूज करेंगे जो आई और आर के लिए इस्तेमाल किया। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ पी इक्वल होगा डेल्टा पी ओवर पी इंटू 100%। परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ पी हमने कैलकुलेट कर ली, वो पुट की यहाँ पर 9.84% इक्वल टू डेल पी हमने कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाय पी। हमने फर्स्ट स्लाइड में ए पार्ट में सॉल्व किया 117 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो 117 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा और परसेंटेज से कट गया दोनों तरफ, तो डेल्टा पी यहां से इक्वल हो जाएगा 9.84 मल्टीप्लाई बाय 117 डिवाइडेड बाय 100। तो ये डेल्टा पी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है इन इलेक्ट्रिकल पावर वो आ जाएगी 11.5 वाट। तो यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट करें, और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।